नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में दोहराई विकसित भारत की प्रतिबद्धता। कहा, टीम इंडिया की तरह काम करें सरकारें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। विकसित भारत के लिए विकसित राज्य को बताया बेहद जरूरी। पाकिस्तान के चेहरे से नकाब उठाने में जुटे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। सुप्रिया सुले के नेतृत्व वाला डेलीगेशन 4 देशों के लिए रवाना। वहीं बैजेंद्र पांडा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा बहरीन। जापान के बाद दक्षिण कोरिया के दौरे पर संजय झा के नेतृत्व वाला डेलीगेशन, जबकि रूस में भारतीय डेलीगेशन ने खोली पाकिस्तान की पोल। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक। सुशासन और सर्वोत्तम प्रथाओं पर होगा विचार विमर्श। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने दिसंबर तक चुनाव कराने का किया आह्वान। अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के साथ बैठक के दौरान बीएनपी ने एक बार फिर की विवादास्पद सलाहकारों को हटाने की मांग। और इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कमान। ऋषभ पंत होंगे उपकप्तान। लंबे समय बाद करुण नायर की हुई टीम इंडिया में वापसी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 31 राज्य शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जो हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है। हमें भविष्य के लिए शहरों को तैयार करने की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य का नारा देते हुए राज्यों से कम वैश्विक स्तर का टूरिस्ट गंतव्य तैयार करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राज्य एक वैश्विक गंतव्य के तहत राज्यों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तथा सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करके प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए। प्रधानमंत्री का मानना है कि इससे पड़ोसी शहरों को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत हर भारतीय का लक्ष्य है। जब हर राज्य विकसित होगा तो भारत विकसित होगा। ये 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें विकास की गति बढ़ानी होगी। अगर केंद्र और सभी राज्य एक साथ आए और टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, 2047 तक विकसित भारत बनाना। प्रधानमंत्री ने कार्यबल में महिलाओं की भूमिका बढ़ाने के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमें अपने कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए। कौशल विकास पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनईपी में शिक्षा और कौशल पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को विभिन्न कौशलों के लिए योजना बनानी चाहिए जो एआई, सेमीकंडक्टर, 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों से जुड़े हों। उन्होंने कहा कि हम अपने जनसांख्यिकी लाभांश के कारण दुनिया की कौशल राजधानी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। राज्यों को कौशल विकास को बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे और ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने साइबर सुरक्षा को एक चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी बताया। उन्होंने हाइड्रोजन और हरित ऊर्जा को अपार संभावनाओं और अवसरों के क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया। और वहीं बैठक के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ अनौपचारिक बातचीत करते हुए भी नजर आए, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए। इनके अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और इस बैठक का विषय विकसित राज्य से विकसित भारत 2047 रखा गया है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की।
और वहीं नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में विकसित भारत के लिए विकसित राज्य 2047 विषय पर आयोजित नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक काफी सफल रही, जिसमें अब तक के सबसे ज्यादा 31 प्रदेशों की उपस्थिति रही है। We had 31 out of the 36 states and UTs participating. This is the highest ever participation of a governing council of Niti Aayog. That actually shows that people came with a very positive bent of mind, and the 5 states which were missing were largely we were informed in advance for a lot of other reasons, clash of commitments or health reasons. So we had Karnataka, we had Kerala, we had Puducherry, we had West Bengal, and we had Bihar. So these were the states, and we knew pretty much in advance that they are not coming. और वहीं नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने बताया है कि राज्यों और केंद्र के लिए बेहतर तालमेल के लिए सभी राज्यों से सुझाव मांगे गए हैं, जिनमें से 17 राज्यों ने सुझाव दिए हैं। Almost 17 states have prepared and released or are on the verge of releasing their visions. 5 of them have released visions: Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, and Punjab. And I know that the other 12 ongoing will come out by August actually. June itself we'll see 3 or 4 coming out. Chhattisgarh, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan, on the verge of releasing. They're all looking for dates. Actually, so I think this flood of activity was triggered by last time. और वहीं सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि इस समय भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। I think the country is at a takeoff stage where it can grow very, very rapidly, as has been done by many countries in the past. So this was the context. Given this, as well as the demographic dividend that India is actually blessed with for the next 20, 25 years, that we can grow rapidly, the Prime Minister gave a call that all states to prepare a vision document at their level. And this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. और वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता सेना के शौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट नजर आया। There was a complete, absolute unanimity on Operation Sindoor and regret and anger over what happened in Pahalgam. I think that was a common theme. Everybody commended the role and the valor of the defense forces and the leadership by the Prime Minister, which led to the success and the way the Prime Minister's leadership and the defense forces work have protected national security. और वहीं BVR सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्यों के विकास के लिए राज्यों को निर्यात पर फोकस करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और इस विचार को अमली जामा पहनाने में एक जिला एक उत्पाद की थीम से काम करना होगा। For states to focus on exports, because you just don't have to have manufacturing and services. The world is there for us. The government has been signing a lot of FTAs, more are in the pipeline. We need to leverage the FTAs. And to leverage that, he wanted states to start thinking on those lines. He also talked about, the ODOP, One District, One Product program, which he had, but it's not about just one district, one product. He wanted that to be made world class. How do you make it world class? Through quality, through marketing, through packaging, so that people feel like owning it. There is a huge world outside which has a demand for local, ethnic, identified stuff. There's a huge global market. States need to work to tap that. एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का 6ठा समूह दिल्ली से कतर के लिए रवाना हो गया है। प्रतिनिधि मंडल कतर, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा करेगा और आतंकवाद से लड़ने के लिए अटूट संकल्प को व्यक्त करेगा। सुप्रिया सुले ने कहा है कि पूरा विपक्ष एक साथ है। ये प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार की ओर से है और प्रतिनिधिमंडल उस ईमानदारी को बनाए रखेंगे।
हमारा ये ग्रुप डेलीगेशन आज निकल रहा है, ग्रुप नंबर 7, और एक एक सांसद अभी आ जाएंगे, कई लोग आगे भी जा चुके हैं, और कल से हमारा मिशन शुरू होगा और पूरी ताकत से जो भारत का वास्तव है और जो आतंकवादी हल्ला भारत के खिलाफ हुआ है उसके पूरी ताकत से जो सच्चाई है वो देश के सामने हम रखेंगे। तो वो जो घाव हुए हैं और जो आतंकवाद हुआ है उसके खिलाफ देश में सिर्फ नहीं दुनिया में अमन रहे, इसके लिए हम जा रहे हैं। आतंकवाद पर पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन की राजधानी मनामा स्थित भारतीय दूतावास पहुंच गया है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जो न्यू नॉर्मल सेट किया है पिछले दशक में, यह है कि आतंकवाद के लिए हमारा ज़ीरो टॉलरेंस है। ये नया भारत है, ये ज़रूर हम रेस्पॉन्स देंगे, और जो कोई ऐसा हमला करने के लिए सोच रहे हैं उनको सोचना पड़ेगा कि वो बहुत महंगा पड़ेगा उनको, और ये हम करके दिखाए हैं, भारत ने करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह के रिलेशनशिप्स बनाए हैं पूरे दुनिया भर, उसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है। एक के बाद एक विभिन्न देशों ने हमारे समर्थन कर रहे हैं, भारत के पक्ष में बोल रहे हैं। ये मैसेज लेकिन कंटिन्यूअसली लेना है, और जो विभिन्न ग्रुप्स अभी जा रहे हैं विभिन्न देशों पर, इनका यही मैसेज रहेगा। और जेडीयू नेता संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल अपने जापान मिशन के सफल समापन के बाद दक्षिण कोरिया पहुंच गया है। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत कई देशों में अपनी प्रतिनिधि भेज रहा है, और इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल शनिवार को 5 देशों के लिए रवाना हुआ। ये दल सबसे पहले गुयाना जाएगा और इसके बाद ये दल पनामा, कोलंबिया, ब्राजील और अमेरिका का दौरा करेगा। इस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में सरफराज अहमद, तेजस्वी सूर्या, जीएम हरीश बालयोगी, शशांक मणि त्रिपाठी, भुवनेश्वर कलिता, मिलिंद देवड़ा और राजदूत तरनजीत सिंह संधू शामिल हैं। 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि आतंकवाद से देश चुप नहीं रहेगा, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने जो आतंक का दंश सहा है उसे दुनिया को बताएंगे। सरकार ने तो उनकी पोजीशन काफ़ी स्पष्ट किए हैं। हमारे स्पोक्समैन मिनिस्ट्री के और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब भी सीधे लोगों को बताएं कैसे हुआ और क्या हुआ। तो मेरे ख्याल में यही खबर हमारे तरफ से यही संदेश होगा, लेकिन हम वहाँ जा रहे हैं लोगों को समझाने के लिए कि हमारा अनुभव क्या था और हमने जो किया क्यों किया, और भविष्य में हमारी एटीट्यूड क्यों ऐसे होंगे। तो ये मेरे ख्याल में अलग बात है। ये तर्क करने के लिए हम नहीं जा रहे हैं, हम समझाने के लिए जा रहे हैं। जो भी हमने सह लिया कुछ सालों से, इसके बारे में बोलने के लिए। और वहीं डीएमके नेता कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल रूस के दौरे पर है, और इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल सांसद राजीव राय ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि पाकिस्तान की नागरिक सरकार सेना की कठपुतली है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब आतंकवादी घटना होती है उसमें पाकिस्तान का ही हाथ होता है। पाकिस्तान की जो सिविलियन गवर्नमेंट है, पपेट गवर्नमेंट होती है। वहाँ की आर्मी की पपेट वहाँ की गवर्नमेंट है, और वहाँ आर्मी की पपेट वहाँ के आतंकवादी है। तो कोई किसी अन्य देश का इतिहास से बताइए, भुट्टो से लेकर शहबाज शरीफ तक। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एक हारे हुए जनरल को फील्ड मार्शल का से डेकोरेट किया गया। ये साबित करता है कि वहाँ सरकार का कोई जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसका कोई रोल नहीं है। ऐसे अनार्की में जब तक दुनिया दबाव नहीं डालेगी, और शुरू से लेकर कहीं भी हमला होता है पाकिस्तान का हाथ होता है। और वहीं भारत लगातार वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति को रख रहा है, और साथ ही दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत को सामने लाने का भी काम कर रहा है।
इस दौरान भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता तब तक सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा। भारत FATF से भी मांग करेगा कि पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले से उत्पन्न परिस्थितियों के बीच पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोल रखा है, जहां एक ओर भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल देश दुनिया के सामने पाकिस्तान की असलियत को सामने ला रहे हैं, वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने जर्मनी की राजधानी बर्लिन में यूरोप के विभिन्न देशों में तैनात भारतीय राजदूतों के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख और उभरते वैश्विक समीकरणों के बीच यूरोपीय देशों के साथ जुड़ाव को और गहरा करने की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता पर भी चर्चा हुई है। इंडिया has zero tolerance for terrorism. India will never give in to nuclear blackmail. And India will deal with Pakistan purely bilaterally. There should be no confusion in any quarter in that regard. We also value Germany's understanding that every nation has the right to defend itself against terrorism. इस बीच भारत ने पाकिस्तान को फिर एक बार साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता तब तक स्थगित रहेगा जब तक वो आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता। संयुक्त राष्ट्र में अरिया फॉर्मूला मीटिंग के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथानेनी हरीश ने पाकिस्तान को आईना दिखाया। India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण को लेकर भारत बहुपक्षीय संस्था वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF को नया डोजियर देने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि भारत FATF की अगली पूर्ण बैठक में मांग करेगा कि पाकिस्तान को फिर से संदिग्ध देशों की सूची यानी ग्रे लिस्ट में रखकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पेरिस स्थित यह संस्था धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नजर रखती है और इसमें भारत सहित 39 देश शामिल हैं। पाकिस्तान अपने क्षेत्र में पनपने वाले आतंकवाद पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा है और वह बहुपक्षीय एजेंसियों से मिलने वाले धन का इस्तेमाल हथियार और गोला बारूद खरीदने और आतंकियों को मदद करने के लिए कर रहा है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान अपने आम बजट का औसतन लगभग 18% रक्षा मामलों और सेवाओं पर खर्च करता है, जबकि संघर्ष प्रभावित देश भी इससे कहीं कम खर्च करते हैं। इतना ही नहीं, 1980 से 2023 तक पाकिस्तान के हथियारों के आयात में नाटकीय रूप से औसतन 20% से अधिक वृद्धि हुई है। पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद की पनाहगार बना हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में खतरों के बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और इस दौरान विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच गहरी होती साझेदारी में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। साथ ही भारतीय समुदाय से भारत की कहानी साझा करने का आग्रह भी किया। वहीं विदेश मंत्री ने उन लोगों से दोनों देशों के संबंधों को पूरी क्षमता में साकार करने में सहयोग करने का भी आग्रह किया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य के सम्मान में वाराणसी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से चलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में पहुंचकर समाप्त हुई और इस यात्रा में बड़ी संख्या पर जनप्रतिनिधियों के अलावा हर संस्था और हर वर्ग के लोग शामिल हुए। वाराणसी में आयोजित इस तिरंगा यात्रा में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, भाजपा यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। भारत तिरंगा और यात्रा
शौर्य स्वाभिमान तिरंगा यात्रा है। यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के परिसर से चली है, लेकिन इसमें भारत का हर रंग दिखाई दे रहा है और वो खास पीला देख सकते हैं, गुलाबी देख सकते हैं। और वो इसीलिए बता रहा हूँ कि कौन कौन लोग हैं। आप लोग इसमें आए, अरे ठीक आई हैं, आप कहाँ से और कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं हम लोग। अपने भारत पे गर्व करते हैं कि हमारा भारत वर्ष इतना अच्छा काम किया है। उन लोगों को जिनका जो सैनिक हमारे वहाँ लड़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। उनका प्रोत्साहन के लिए हम लोग ये रैली निकाल रहे हैं, जो कि हमारी तिरंगा रैली है। आप देख सकते हैं, हम आंगनवाड़ी बहनें हैं जो कि बाल विकास परियोजना से हम लोग निकले हैं। आप क्या कहेंगी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होके? हमको बहुत गर्व है अपने देश पर कि आज हम लोग इकट्ठा हुए और सारे लोग एक जगह देश के प्रति स्वाभिमान के लिए सारे लोग आए और इकट्ठा हुए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, उस पराक्रम के सम्मान में देश की जनता, चाहे वो बच्चे हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, युवा हो, सब सड़क पर है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आज ये खुशी का गुब्बार आप देख रहे हैं। इसमें सारे मतभेदों को भूल करके, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बालक हो, व्यापारी हो, सबके साथ सब साथ दे रहे हैं इस तिरंगा यात्रा का, और खुशी सब लोग ये कर रहे हैं। सभी खुशी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो महिला हो, युवा हो, खिलाड़ी हो, छात्र हो और या फिर ये जनप्रतिनिधि जो इस तिरंगा यात्रा में शामिल हैं। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शहीद लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार जो है वो सरयू के जमथरा घाट पर किया गया। मुखाग्नि शहीद के पिता जंग बहादुर तिवारी ने दी और इस दौरान सेना के अफसरों ने शहीद के पिता को ढांढस भी बधाया। इससे पूर्व शहीद के आवास से हजारों की संख्या में स्थानीय लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सेना के अधिकारियों ने जमथरा घाट पर श्रद्धांजलि देते हुए सलामी दी। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी पूर्वोत्तर सीमा पर सिक्किम में ड्यूटी पर थे। शशांक पानी की तेज धार में अपने डूबते हुए साथी जवान को बचाने के प्रयास में शहीद हो गए। हमारे महानगर के शशांक जी को जिस तरह से शहादत हुई है, उससे पूरा महानगर, सभी यहाँ के लोग, सभी महानगर वासी सभी दुखी हैं। ये हमारे महानगर की अपूर्णीय क्षति हुई है और जिस तरह से शौर्य और साहस का परिचय देते हुए अपने साथियों के प्राण बचाने के लिए हमारे इस नौजवान अफसर की शहादत हुई है, वह वीरता और साहस का भी एक अनुपम उदाहरण है। मैं पूरे महानगर के तरफ से उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। सेना में जाने के बाद शशांक त्रिपाठी जी ने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए जिस तरह से अपने एक साथी को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, ऐसे शौर्य को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पुंछ हमले को एक्ट ऑफ ट्रेजेडी कहने पर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और उनका परिवार पाकिस्तान को कवर देने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के आतंकवाद को, पाकिस्तान के कुकर्मों को, पाकिस्तान के क्रिमिनल एक्शंस को हमेशा एक कवर फायर देने का काम राहुल गांधी और उनका परिवार करता है। पुंछ में आपने देखा होगा कम से कम 1 डजन से ज्यादा हमारे नागरिक मारे गए, छोटे छोटे बच्चे मारे गए। उसको राहुल गांधी एक्ट ऑफ ट्रेजेडी बताते हैं। ये ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी के नाम पर राहुल गांधी जी इस देश के साथ कॉमेडी करना बंद कीजिए। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि आप ये RR रिडिकुलस राहुल बनना और PP पाकिस्तानी परस्ती करना और LOP लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा बनना कब बंद करोगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अब मदरसों में दीनी तालीम के साथ आधी शिक्षा भी अनिवार्य कर दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी मदरसों में गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषय पढ़ाना जरूरी होगा। योगी सरकार एक हाथ में कुरान, दूसरे में कंप्यूटर का उद्देश्य साकार करने जा रही है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मदरसों में आधुनिक विषयों को अनिवार्य किए जाने का फैसला जमीन पर सकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। दीनी तालीम के साथ अब मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाएगी। बेहतर भविष्य और संभावनाओं के लिए धार्मिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की पहल की जा रही है। मदरसों में दीन इस्लाम की तालीम के साथ साथ मैथ, साइंस, कंप्यूटर को भी पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश को कंपलसरी करेंगे, जनरल स्टडीज को कंपलसरी करेंगे, स्पोर्ट्स जो एक्टिविटीज को कंपलसरी करेंगे। फैसले का हर कदम केवल और केवल मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए। यूपी में मदरसा शिक्षा में बदलाव के लिए सरकार व्यापक सुधार कार्यक्रम चलाने के लिए यूपी सरकार की इस पहल से मुस्लिम छात्रों को बेहतर करियर विकल्प मिलेंगे। सरकार की इस पहल के तहत मदरसों के शिक्षकों को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि मदरसों में भी बेहतर गुणवत्ता वाली शिक्षा मुहैया कराई जा सके। जो मदरसे हैं उसमें पढ़ने वाला बच्चा वो दीन इस्लाम की तालीम हासिल करे, ये बहुत ज़रूरी है। इस्लामिक स्टडीज़, दीन इस्लाम की तालीम हासिल करना हमारे मुस्लिम समाज के नौजवानों के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाला बच्चा वो मैथ, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स को भी लर्न करे, उनको पढ़े, ताकि अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़े। आपको बता दें कि मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 संशोधन की तैयारी में है, जिसके बाद कक्षा 10 तक हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और विज्ञान विषय अनिवार्य होंगे, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले 15 लाख से ज्यादा छात्रों को लाभ मिलने का अनुमान है। मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा स्तर पर लाने की इस कवायद के पीछे उद्देश्य है कि इस पहल से अन्य बोर्डों के छात्रों की तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदरसों के छात्रों को न केवल तैयार किया जा सके, बल्कि उच्च शिक्षा और नौकरी के बेहतर अवसर मुहैया कराए जा सके। सरकार ने इस कवायद में तेजी लाने के लिए निदेशक स्तर पर एक टीम का भी गठन किया है। ये टीम पाठ्यक्रम को लेकर रिपोर्ट देगी। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क, समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन मोबाइल ऐप पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में कई बार प्रधानमंत्री आम लोगों के विचार और सुझाव को भी साझा करते हैं। इस मासिक कार्यक्रम के माध्यम से न केवल बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर बात होती है, बल्कि स्थानीय और सामाजिक परिवर्तन को लेकर हो रही कोशिशों का भी जिक्र होता है। रविवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन द्वारा सुशासन के मुद्दे पर एक दिवसीय विचार मंथन का आयोजन किया जाएगा और इस बैठक में एनडीए द्वारा शासित सभी 20 राज्यों के लगभग 20 मुख्यमंत्री और 18 उप मुख्यमंत्री भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह भी विचार विमर्श में भाग लेंगे। इस बैठक में 2 प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। पहला प्रस्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय रक्षा बलों और प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए होगा। दूसरा प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा जातिगत जनगणना का निर्णय लेने के लिए बधाई देना है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट संपन्न हो गया और ये पहली बार है जब पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के लिए संयुक्त रूप से ऐसा सम्मेलन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की अगुवाई में आयोजित 2 दिवसीय समिट में देश विदेश के निवेशकों ने भाग लिया। समिट में 80 से अधिक देशों की भागीदारी रही, जिससे ये साबित होता है कि पूर्वोत्तर न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पुल बन सकता है। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि समिट में रिकॉर्ड 4.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव मिला। उन्होंने समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एनईआर अब न्यू इकोनॉमिक रेवोल्यूशन और न्यू इकोनॉमिक रिवाइवल का प्रतीक बन गया है। ये समिट अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ निवेश नहीं बल्कि विश्वास, संबंध और भारत के भविष्य का निवेश है। अब भारत में कोई मेनलैंड या पूर्वोत्तर नहीं, सिर्फ अखंड भारत है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर का ये पुनरुत्थान अष्टलक्ष्मी को विकसित भारत के इंजन में बदलने की दिशा में मजबूत कदम है। Our investment summit has not been national. Our investment summit has been global.
We have had delegations from across 80 countries. An investment bouquet of 4,30,000 crores. Even we had not imagined that we would be able to reach that target. That this does not include even a single rupee or a single dollar from the immensely successful Advantage Assam Summit that was held only 2.5 months ago in Guwahati. Every state from Manipur to Nagaland to Mizoram to Tripura to Meghalaya to Arunachal to Assam to Sikkim has received a fair share of investments across the board. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से 29 मई से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया जा रहा है और यह अभियान 12 जून तक चलेगा। इस दौरान तकरीबन 1.5 करोड़ किसानों से सीधा संवाद कृषि वैज्ञानिक करेंगे। 727 जिलों में तकरीबन 2170 टीमें भाग लेंगी। प्रत्येक टीम में 5 से 6 कृषि वैज्ञानिक होंगे जो केंद्र सरकार की योजनाओं और स्थानीय फसलों के बारे में किसानों को अवगत कराएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिला स्तर पर भी टीमें बनाई गई हैं जो समन्वय स्थापित करेंगी। और इस अवसर पर बोलते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे टैलेंट का लाभ पूर्णतः किसानों को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को सही मार्गदर्शन से खेती लाभकारी होगी जिससे देश का फायदा होगा। कृषि मंत्री ने इस अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि ये अपनी तरह की विश्व का पहला अभियान होगा। हम अपने काम से किसानों की तकदीर और खेतों की तस्वीर बदलने निकल रहे हैं। शायद दुनिया में वैज्ञानिकों का इतना बड़ा अभियान कहीं नहीं चला होगा एक साथ। पहला ये अभियान होगा। अच्छा, ये बात सच भी, जो हमारे पास जानकारी है, नॉलेज है, टैलेंट है, उसका डायरेक्ट लाभ क्यों न मिले किसान को। और वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता वितरित की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पश्चिमी ओडिशा में 10 लाख तेंदुपत्ता इकट्ठा करने और उससे ज्यादा संख्या में बीड़ी बनाने वाले श्रमिक रहते हैं। राज्य सरकार इनका दायित्व लेती है। ये हमारी भाजपा की सरकार बनने में इनकी अहम भूमिका रही है। हमारी डबल इंजन की सरकार ओडिशा में माताओं, बहनों और वन उत्पाद से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए कटिबद्ध है। ओडिशा में ये आदिवासी अध्युषित जिलाओं में, विशेष करके वेस्टर्न ओडिशा में 10 लाख तेंदुपत्ता के प्लकर रहते हैं। उसके साथ साथ उससे थोड़ा ज़्यादा संख्या में बीड़ी बनाने वाले श्रमिक रहते हैं। ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस से संबंधित ये लोग हैं। इनकी दायित्व राज्य सरकार लेते आई है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनके प्रति हमारी उत्तरदायित्व भी रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रविवार से झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वे रांची और जमशेदपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसको लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जमशेदपुर में जहां वे सिंहभूम चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्लैटिनम जुबली समारोह में शिरकत करेंगे, वहीं रांची में उनका भव्य नागरिक अभिनंदन भी होगा। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद श्री बिरला का ये पहला झारखंड का दौरा होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के झारखंड दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि रविवार को रांची पहुंचने पर लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। फिर वो जमशेदपुर में सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। बिरसा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जो जनजातीय संग्रहालय है पुरानी रांची जेल, वहां जाकर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उस पूरे संग्रहालय को देखने का काम करेंगे। उसके उपरांत वे जमशेदपुर स्थित सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, जिसके 75 साल हो रहे हैं, उसमें वो भाग लेंगे। इधर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त अनन्य मित्तल और चैंबर के पदाधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।
सिवुम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने बताया कि चैम्बर देश के विकास में सहयोगी की भूमिका में है। उन्होंने कहा कि चैम्बर का प्लेटिनम जुबली समारोह बेहद खास होगा, जिसको लेकर सभी उत्साहित हैं। प्लेटिनम जुबली समारोह का उद्घाटन समारोह है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय श्री ओम बिरला जी लोकसभा अध्यक्ष पधार रहे हैं। ये बहुत गर्व का बात है कि मैं वो गौरवशाली अध्यक्ष हूँ कि जिसके अध्यक्षीय काल में ये प्लेटिनम जुबली समारोह बन रहा है। लोकसभा अध्यक्ष जमशेदपुर के बाद रांची लौटेंगे, जहां 156 संगठनों द्वारा उनका भव्य अभिनंदन किया जाएगा। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बताया कि विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक संगठनों का यह स्वागत समारोह अभूतपूर्व होगा। 156 संस्थाओं के द्वारा भव्य स्वागत किया जाएगा और वह स्वागत अपने में अभूतपूर्व होगा। सबको यह मौका मिलेगा कि रोज जिनको लोग टीवी में देखते थे, संसद की कार्रवाई देखते थे, उनसे रूबरू होंगे और उनका स्वागत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला का यह पहला झारखंड दौरा होगा। इस दौरे को लेकर झारखंड के लोग खासे उत्साहित हैं। यहाँ के लोगों के लिए उनकी साक्षात मौजूदगी किसी अविस्मरणीय पल से कम नहीं होगा। श्री बिरला रविवार को रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे और उसके अगले दिन रांची में एक अन्य कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो दिल्ली लौट जाएंगे। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास और रांची से प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार। और वहीं झारखंड के लातेहार में पुलिस की एक टीम ने जेजेएमपी समूह के 2 नक्सली नेताओं को मार गिराया, जिनमें उनका प्रमुख और जोनल प्रमुख भी शामिल है। दोनों नक्सलियों पर 10 और 5 लाख रुपए का इनाम था। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत होमकर ने इस कार्रवाई की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रहे सभी सुरक्षा बलों के लिए ये एक बड़ा दिन है। जेजेएमपी का नक्सली समूह अपने सुप्रीमो पप्पू लोहरा के साथ हिंसा भड़काने के लिए लातेहार पीएस क्षेत्र में एकत्र हुए थे और वहीं दूसरा पुलिस दल जंगल क्षेत्र में तलाशी अभियान पर था। उसी दौरान नक्सली समूह ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ काफी देर तक चली। बाद में पुलिस ने इलाके की तलाशी ली, जहां 2 शव बरामद किए गए और एक अन्य नक्सली घायल हो गया। शवों की पहचान पप्पू लोहरा के रूप में हुई है, जो नक्सली समूह का प्रमुख है और उसके सिर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उन्होंने बताया कि मारा गया दूसरा नक्सली प्रभात गंझू है, जो नक्सली समूह का जोनल कमांडर था। प्रभात गंझू के सिर पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया। दो उग्रवादियों के जो है शव बरामद किए गए और एक उग्रवादी जो है उसके पैर में गोली लगी थी। उसे वहाँ से कस्टडी में लिया गया, डिटेन किया गया। प्रारंभिक जब उसकी शिनाख्त की गई सोर्सेस के द्वारा, तो उसमें ये पता लगा कि ये पप्पू लोहरा, जो कि जेजेएमपी का सुप्रीमो है, जिस पर झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए का इनाम किया गया था, उसके रूप में शिनाख्त की गई। और साथ ही प्रभात गंझू, जो कि एक सब जोनल कमांडर था और जिस पे 5 लाख का इनाम घोषित था, उसके रूप में भी दूसरे शव की शिनाख्त की गई। और वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में छात्रों ने बोर्ड परीक्षाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में 94.45 कुल पास प्रतिशत के साथ दंतेवाड़ा ने बोर्ड परीक्षाओं में राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य की राजधानी रायपुर 66.24 पास प्रतिशत के साथ सभी जिलों में 32वें स्थान पर है। वहीं कक्षा 12 की परीक्षा की बात की जाए तो दंतेवाड़ा राज्य में 6ठे स्थान पर है। भारतीय चुनाव आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को मजबूत करने और उसे नया स्वरूप देने के लिए काउंसलर और सीईओ का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। कार्यक्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय और देश भर के 28 उच्च न्यायालयों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ साथ सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों और 36 सीईओ ने सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन आयोग द्वारा और देश भर के प्रमुख कानूनी पेशेवरों के बीच संवाद और आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण मंच है।
केंद्र सरकार ने बीते वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए प्रोविडेंट फंड अकाउंट पर 8.25% ब्याज दर को मंजूरी दी है। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जल्द ही 7 करोड़ से अधिक पीएफ खाताधारकों के खातों में ब्याज की रकम ट्रांसफर करना शुरू करेगा। इससे पहले 28 फरवरी 2024 को ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में 8.25% ब्याज दर को बरकरार रखने का फैसला किया गया था। ये पिछले वित्त वर्ष यानी 2023 से 24 के बराबर है। सीबीटी के फैसले को अनुमोदन के लिए वित्त मंत्रालय के पास भेजा गया था, जिसे अब मंजूरी मिल चुकी है। सीबीआई ने 2014 के बैंक धोखाधड़ी मामले में दोषी अंगद सिंह चंडोक को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया। चंडोक पर वरिष्ठ अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी का आरोप है। अब सीबीआई कोर्ट में उसकी हिरासत की मांग कर आगे की जांच करेगी। अंगद सिंह चंडोक पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप हैं। देश में कोविड-19 के कुछ मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। कोविड-19 को लेकर शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के साथ मौजूदा स्थिति की समीक्षा बैठक की। कोविड-19 के कुछ मामले केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों से सामने आए हैं। समीक्षा बैठक के बाद कहा गया कि देश में श्वसन और कोविड-19 जैसी बीमारियों से संबंधित एक मजबूत निगरानी तंत्र कार्यरत है, जिसमें एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम और आईसीएमआर का श्वसन वायरस सेंटिनल निगरानी नेटवर्क भी शामिल किया गया है। और अभी जो मामले सामने आए हैं उनमें अधिकांश मामले हल्के हैं। समीक्षा बैठक में हाल ही में सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर भी चर्चा हुई है। वहीं संबंधित राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम फोकल पॉइंट्स से मिली जानकारी के अनुसार फिलहाल प्रचलित वेरिएंट्स के अधिक संक्रामक होने या गंभीर बीमारी उत्पन्न करने के लिए कोई संकेत नहीं मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर नजर रखे हुए है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस केंद्रीय तंत्रिका यंत्र की एक बीमारी है और इसे एक ऑटो इम्यून विकार भी माना जाता है। एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर गलती से खुद पर हमला करता है। एमएस एक अप्रत्याशित बीमारी है जो लोगों को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। देश में मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी तेजी से बढ़ रही है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश के न्यूरोलॉजिस्ट सहित इस बीमारी से जूझ रहे लोगों ने भी हिस्सा लिया। पेश है एक खास रिपोर्ट। ये है प्रोफेसर सीमा चोपड़ा सेखड़ी। 13 साल पहले अचानक सीमा चोपड़ा को अपने जीवन में कुछ असामान्य दिखा। डॉक्टर को दिखाया तो जांच में पता चला कि सीमा मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी से पीड़ित हैं, जो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। शुरुआत चलने में लड़खड़ाने से हुई, बाद में प्रोफेसर सीमा व्हीलचेयर पर आ गईं। सीमा हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने इलाज कराया और परिवार के सपोर्ट से आज बेहतर जीवन जी रही हैं। Being born normal, running around, dancing, हर चीज़ करने के बाद एकदम से this hits you. I am now part of the MSSI, which is a big help. लेकिन back then ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं था, तो बहुत सारा I was very upset and tense. लेकिन thankfully good sense prevailed. I plan to continue with the job. सीमा मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से पीड़ित अकेली नहीं है। उनकी जैसे देश में करीब 4 लाख से अधिक लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी की जितनी जल्दी पहचान हो, उतनी जल्दी बीमारी का इलाज शुरू हो सकेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करेक्ट डायग्नोसिस बनाना चाहिए। ऐसे ही किसी को एक डायग्नोसिस बना देंगे, बाद में अगर वो डिफरेंट होता है तो उसका ट्रीटमेंट ही अलग होता है। जो पहला सिम्टम्स बहुत लोगों को होता है ऑप्टिक न्यूरिटिस से होता है, वेयर यू गेट ब्लरिंग ऑफ विजन। ऐसे लगेगा कि जैसे आप कोई स्मोक के अंदर से देख रहे हैं, अलॉन्ग विथ पेन व्हाइल मूविंग द आइज। दिस इज वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड टिपिकली इट विल प्रोग्रेस ओवर फ्यू डेज। दूसरा है जो ब्रेन के निचले हिस्सा में जो ब्रेन स्टेम बोलते हैं, वहाँ से जो सिम्टम्स निकलते हैं, उसमें डबल विजन या इम्बैलेंस, ऐसे सिम्टम्स वहाँ से होते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से ग्रसित मरीज कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे मरीजों को न तो मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है, न ही सभी जगह जांच की सुविधा है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी से ग्रसित मरीजों को हर साल इलाज पर 3,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। एक तो इनके ड्रग प्राइसेस बहुत एक्सपेंसिव हैं, दूसरा इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता है।
एंड इनको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलने में भी दिक्कत होता है। कुछ तो ये खुद पहुंच नहीं सकते हैं, कुछ जैसे रिमोट एरियाज में देयर आर नॉट इनफ डॉक्टर्स हु कैन असेस देम फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी महिलाओं को 20 से 30 साल की उम्र में होता है, तो वहीं पुरुषों को 30 से 40 साल की उम्र में होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के बारे में जागरूकता के लिए दिल्ली में मल्टीपल स्क्लेरोसिस सोसाइटी ऑफ इंडिया ने एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें देश भर के न्यूरोलॉजी के डॉक्टर और मरीजों के साथ साथ पॉलिसी मेकर एक मंच पर आए, ताकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस रोगियों की देखभाल पर व्यापक चर्चा हो सके। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं देश में मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या है इस बीमारी के लक्षण और कैसे ये होती है, जानते हैं इस बीमारी के बारे में डॉक्टर्स का क्या कहना है। आइए देखते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में कुछ उपद्रवी सेल्स हो जाते हैं ब्लड में जो ब्रेन को अटैक करते हैं और ब्रेन की जो माइलिन होती है, जो कवरिंग होती है, उसको निकाल देते हैं, जिसकी वजह से डीमाइलिनेशन होता है। ये लिंक होती है प्रीवियस वायरल इन्फेक्शन से। कई बार ये लिंक होती है विटामिन डी के लेवल से। तो अगर विटामिन डी लेवल कम है शरीर में तो ये बीमारी होती है। ये बीमारी बहुत ज़्यादा विदेश में पाई गई है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं। हमारे देश में भी ये तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि हम लोग सूर्य से एक्सपोज नहीं है, हमारा विटामिन डी लेवल भी कम हो। जो ये बीमारी है, इस बीमारी में सबसे अहम बात यह है कि पहले हमारे देश में माना जाता है कि ये बीमारी बहुत कम है, लेकिन अभी जैसे MRI वगैरह आ गए हैं तो हमारे को इंक्रीजिंगली ये बीमारी आगे पता लग रही है। तो इंडिया जो वर्ल्ड जोन में है, मॉडरेट प्रेवलेंस एरिया माना जाता है, तो काफ़ी संख्या में MS के पेशेंट्स हैं। और क्योंकि इसमें डिसेबिलिटी रेट बहुत हाई हो जाता है, पेशेंट के चलने की क्षमता कम हो जाती है, ब्लडर कंट्रोल कम हो जाता है, बोलने में दिक्कत आती है, तो पेशेंट डिसेबल्ड होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। राजस्थान के कई जिलों में शनिवार को मौसम का मिजाज बदल गया। बीकानेर में तेज हवाओं के साथ उठे धूल के गुबार ने लोगों को परेशान कर दिया। इस धूल भरी आंधी ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। तेज रफ्तार हवाओं के कारण नेशनल हाईवे सहित शहर और ग्रामीण इलाकों की सड़कें धूल से ढक गईं। दृश्यता बेहद कम होने की वजह से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और कई जगह जाम की स्थिति भी बन गई। ग्रामीण क्षेत्रों में आंधी ने सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। कई स्थानों पर दुकानों और घरों के टीन उड़ गए और कई जगह पर पेड़ भी धराशायी हो गए। तेज हवाओं की वजह से बीकानेर सहित आसपास के गांवों में बिजली के खंभे टूटने से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस प्रकार की तेज आंधी लंबे समय बाद देखने को मिली है। सीकर में आंधी बारिश के साथ ओले गिरे। जोधपुर में अंधड़ के साथ बरसात हुई और कई जगह पर होर्डिंग और पेड़ गिरने की भी खबर है। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत में मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून 24 मई को केरल पहुंचा और ये सामान्य तिथि से 8 दिन पहले है। लक्षद्वीप क्षेत्र, माहे और तमिलनाडु सहित कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश देखी जा रही है और अगले कुछ दिनों में मानसून देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचेगा। दक्षिण पश्चिम मानसून ने 24 मई को भारत में जोरदार और सामान्य से पहले ही दस्तक दे दी। मानसून अब पूरे लक्षद्वीप क्षेत्र, केरल, माहे और तमिलनाडु के कई हिस्सों को कवर कर चुका है। ये कर्नाटक, मालदीव और कोमोरिन क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में फैल गया है, जिसमें मिजोरम के कुछ हिस्से भी शामिल हैं। जो मानसून ने केरला ही नहीं, कुछ बाकी हिस्से भी साथ में कवर कर लिए। केरला साथ में कर्नाटका के हिस्से भी कुछ कवर हो गए, तमिलनाडु के भी हिस्से कुछ कवर हो गए। उसके साथ ही कुछ हिस्से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के भी, स्पेसिफिकली मिजोरम वगैरह के भी आज मानसून कवर हो गया। मानसून आधिकारिक तौर पर 1 जून की सामान्य तिथि से 8 दिन पहले केरल पहुंचा है। इस साल केरल में मानसून का आगमन पिछले 16 वर्षों में सबसे जल्दी हुआ है। केरल में मानसून सामान्यतः 1 जून तक आता है। आखिरी बार केरल में सबसे पहले 2001 और 2009 में मानसून इतनी जल्दी पहुंचा था। तब मानसून 23 मई को ही केरल में पहुंच गया था।
अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। इसके मध्य अरब सागर, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी और यहां तक कि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। जून के पहले सप्ताह यानी 5 से 7 जून तक मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा में सक्रिय हो जाएगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मानसून 10 से 15 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। As of now, rain is happening, rain is going on, and one trough is extending from East Central Arabian Sea where depression is there, and trough is drawn from that cyclonic circulation which is associated with the depression over East Central Arabian Sea to the South Chhattisgarh. उत्तर भारत में मानसून का आगमन सामान्य रूप से जून के अंतिम सप्ताह में होता है। इस बार IMD के अनुसार मानसून 25 से 30 जून तक उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में पहुंचेगा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी इसी दौरान मानसून की बारिश होगी। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मानसून आमतौर से 25 जून के आसपास पहुंचता है। इस बार जल्दी शुरुआत के कारण मानसून 23 से 27 जून के बीच दिल्ली में दस्तक दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने अंतरिम सरकार द्वारा शुरू किए गए सुधारों को जल्द पूरा करने और इस साल दिसंबर तक आम चुनाव कराने की मांग दोहराई है। BNP की स्थायी समिति के सदस्य खंडाकर मोशर्रफ हुसैन ने ढाका स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस के साथ बैठक के बाद ये जानकारी दी। मोशर्रफ ने कहा है कि हमने मांग की है कि सुधारों को जल्दी पूरा किया जाए और दिसंबर में चुनाव कराए जाएं। इसके साथ ही चुनाव के लिए एक स्पष्ट रोड मैप की घोषणा की जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया जाए और सभी विवादित सलाहकारों को हटाया जाए। BNP के एक अन्य वरिष्ठ नेता सलाहुद्दीन अहमद ने बताया है कि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान, युवा और खेल सलाहकार आसिफ महमूद, शोएब भुइया और सूचना सलाहकार महफूज आलम को हटाने की लिखित मांग की है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने नेता मोइन खान ने कहा है कि यदि चुनाव की रूपरेखा घोषित कर दी जाती है तो देश की वर्तमान अस्थिरता खत्म हो जाएगी। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनिस ने इसके बाद जमायते इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी के साथ अलग अलग बैठकें की। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान हो गया है और इसके साथ टीम इंडिया को नया कप्तान भी मिल गया है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं, जबकि ऋषभ पंत उप कप्तान होंगे। टीम में कई खिलाड़ियों की वापसी भी हुई है। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। शुभमन गिल होंगे टीम के नए कप्तान। BCCI ने इंग्लैंड दौरे पर खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज के लिए 18 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही टीम इंडिया को नया कप्तान भी मिल गया है। हेड कोच गौतम गंभीर और चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल के ऊपर भरोसा जताया है। शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बनाए गए हैं। युवा क्रिकेटर शुभमन गिल अंडर 19 और IPL जैसे टूर्नामेंट में अपनी कप्तानी की क्षमता दिखा चुके हैं। शायद यही वजह है कि बोर्ड ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। वहीं इंग्लैंड दौरे पर ऋषभ पंत पर उप कप्तानी की जिम्मेदारी होगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के टेस्ट से संन्यास के बाद टीम में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही थी। ऐसे में साई सुदर्शन और करुण नायर को टीम में जगह मिली है। वहीं शार्दुल ठाकुर की टीम में वापसी हुई है। मौजूदा समय में साई सुदर्शन IPL में शिरकत कर रहे हैं, जहां उन्होंने अपने बेहतरीन खेल से हर किसी का दिल जीता है। वहीं करुण नायर का भी हाल के दिनों में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम इस प्रकार है: शुभमन गिल, ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा,
ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव। भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर अपने अभियान की शुरुआत 20 जून से करेगी। पहला टेस्ट 20 से 24 जून 2025 तक हेडिंग्ले लीड्स में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 2 से 6 जुलाई एजबेस्टन में, तीसरा टेस्ट 10 से 14 जुलाई लॉर्ड्स में, चौथा टेस्ट 23 से 27 जुलाई ओल्ड ट्रैफर्ड और पांचवा टेस्ट 31 जुलाई से 4 अगस्त द ओवल में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।